नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नित्य एग्जाम पॉइंटर। नित्य एग्जाम पॉइंटर में आप सभी का स्वागत है। भाई, पाश्चात्य राजनीति विचारक आज हम लोग पढ़ेंगे प्लेटो के बारे में। तो प्लेटो आपके टीजीटी पीजीटी जितने भी एक्सवाइजेड एग्जाम होते हैं उसमें तो रहते ही हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं आज पूरा का पूरा जो पाश्चात्य राजनीति विचारक हैं प्लेटो, इनके क्या क्या विचार हैं, क्या क्या सिद्धांत हैं जो कि हमें पढ़ना है और आने वाले हमारे एग्जाम में ये काम आ सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो इनका जो नाम था वो क्या था भाई? प्लेटो। और इनका एक नाम और क्या था? एक नाम और था अफलातून। जन्म कब हुआ था? 428 ईसा पूर्व में एथेंस में हुआ था। मृत्यु हुई थी 347 ईसा पूर्व और एथेंस में ही हुई थी। इनके पिता का नाम था अरिस्टोन और माता का नाम था फिलिक्टोन। इनके गुरु जो थे वो थे सुकरात, बहुत ही फेमस बहुत। इनकी जो कर्म भूमि है वो है यूनान और जो इनका कर्म क्षेत्र है वो है पाश्चात्य दर्शन, यानी कि पाश्चात्य दर्शन के बारे में ही इन्होंने सारी चीज़ें जो है बताई। रचनाएं में अगर देखें हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, रचनाएं जरूर पूछा जाता है, तो इसको आप लोग जरूर देखिए। द रिपब्लिक हो गया, बहुत फेमस है, जिन्होंने प्लेटो को अमर बना दिया है। उसके बाद है द स्टेट्समैन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है द लॉज, इयोन है, सिम्पोजियम है, कीटो है, अपोलॉजी है, प्रोटोगोरस है और यूथिफ्री है। तो इतना तो कम से कम आपको याद जरूर होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है आता है। प्रसिद्धि इनको दार्शनिक के रूप में प्राप्त हुई है। नागरिकता इनकी ग्रीक की थी। और अगर थोड़ी सी जानकारियां अगर हम इनके बारे में देखें तो 404 ईसा पूर्व में प्लेटो सुकरात का क्या बना? शिष्य बना। और सुकरात के जीवन के अंतिम क्षणों तक जो है उनका शिष्य बना रहा। सुकरात की मृत्यु के बाद प्रजातंत्र के प्रति क्या हो गया? प्लेटो को घृणा हो गई और उसने मिस्र, इटली, सिसिली आदि देशों की यात्रा की तथा अंत में एथेंस लौट करके उसने क्या किया? अकादमी की स्थापना की। ठीक है, किसकी स्थापना की? अकादमी की स्थापना की। और वहीं पर जो है इसने रिपब्लिक नामक जो पुस्तक है उसकी क्या की थी? रचना की थी। ठीक है, चलिए तो और आगे थोड़ा सा हम लोग इसमें बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो प्लेटो का जन्म हुआ था वो एथेंस के एक कुलीन परिवार में हुआ था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इनका जो वास्तविक नाम था वो था अरिस्टोक्लीज, लेकिन चौड़ी शरीर होने के कारण, लंबी चौड़ी कद का थी और शरीर होने के कारण जो इनके व्यायाम गुरु थे इनका नाम जो है क्या रख दिया था? प्लेटो रख दिया था। तो ये भी एग्जाम में आपके पूछा जाता है, प्लेटो नाम क्यों पड़ा? तो चौड़ी शरीर होने के कारण। प्रारंभिक शिक्षा के बाद 20 वर्ष की अवस्था में ये सुकरात के विश्वविद्यालय जो है इनको भेज दिया गया। सुकरात के पास इनको भेज दिया गया पढ़ने के लिए। कुलीन वर्ग में उत्पन्न होने के कारण जो है उसकी जो स्वाभाविक इच्छा थी वो क्या थी? एथेंस में राजनीतिक जीवन अपनाने की। लेकिन उसके जो प्रिय गुरु थे सुकरात, उनको जब 399 ईसा पूर्व में मृत्युदंड मिला तो इस घटना का उसके जीवन पर ऐसा आघात लगा कि उसकी सारी योजनाएं क्या हो गईं? परिवर्तित हो गईं और उसने क्या किया? दार्शनिक जीवन को अपना लिया। ठीक है, चलिए तो इस मोड़ को मैक्सी ने क्या लिखा है? मैक्सी ने इसी मोड़ को लिखा है कि प्लेटो में सुकरात क्या हो गया भाई? पुनः जीवित हो गया। क्योंकि प्लेटो क्या बनना चाहता था? राजनीतिक जीवन अपनाना चाहता था, लेकिन वो दार्शनिक जीवन अपना लिया। यानी कि जब सुकरात की मृत्यु हुई तो उसी का जो है इसको आगे बढ़ाया। तो इसीलिए इनको कहा जाता है कि प्लेटो में सुकरात क्या हो गया? पुनर्जीवित हो गया। तो प्लेटो ने शिक्षण कार्य के लिए भाई क्या किया था? प्लेटो ने शिक्षण कार्य के लिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो अकादमी की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? शिक्षण कार्य के लिए प्लेटो ने अकादमी की स्थापना किया, जिसे कि यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। जिसके द्वार पर एक चीज लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? कि ज्यामिति से अपरिचित कोई व्यक्ति यहाँ प्रवेश ना करे। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अकादमी की स्थापना किसने की थी? तो प्लेटो ने की थी। और यूरोप का ये पहला विश्वविद्यालय था, ये भी आपको याद रखना है। और ये जो बोर्ड लगा हुआ था प्रवेश द्वार पर वो ये लगा हुआ था कि भाई कि ज्यामिति से अपरिचित कोई भी व्यक्ति यहाँ पर प्रवेश नहीं कर सकता है। यानी आप समझ सकते हैं कि ज्यामिति का कितना महत्व जो है उस समय दिया जाता था। तो प्लेटो के जो सभी 36 ग्रंथ हैं वो किस शैली में हैं? तो वो हैं संवाद या वार्तालाप की शैली में। वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है
कि जो प्लेटो की जो रचनाएं हैं वो किस शैली में हैं, तो वो सभी की सभी संवाद और वार्तालाप शैली में है। उनके प्रसिद्ध ग्रंथों में हमने पीछे ही बात कर लिया था, प्लेटो स्टेट्समैन, लॉज, अपोलॉजी, क्रीतो, सोफिस्ट हो गया, और जो भी हैं प्रोटोगोरस हैं, मीनो हैं, कई सारे हैं। तो ऐसे आपको याद रखने हैं, कुछ ऐसे में से कुछ आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलो, तो इसमें हम लोग देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें ये देखेंगे कि जो रिपब्लिक है, रिपब्लिक में ही जो है पूरी राज्य व्यवस्था के बारे में आपको बताई गई है। स्टेट्समैन में संविधान का वर्गीकरण किया गया है, और मीनो यहाँ पर नहीं लिखा है, आपको जो बताया था उधर। मीनो में सबसे पहले जो है इन्होंने न्याय शब्द का प्रयोग किया था, किसमें? मीनो में। और इसकी व्याख्या कहाँ पर की गई है न्याय की, तो वो रिपब्लिक में जबरदस्त तरीके से यहाँ पर की गई है। लॉज इन्होंने लिखा था, द लॉज। सारी चीज़ें जब ये आदर्श राज्य, आदर्श राजा सब कुछ बनाए और उससे फ़ायदा नहीं हुआ, फाइनली जो है हार करके उन्होंने लॉज की स्थापना की थी, ठीक है, यहाँ पर कानून का शासन था। तो लॉज के कुल कितने भाग थे? तो लॉज के कुल 12 भाग थे। प्रसिद्ध ग्रंथ क्या है? रिपब्लिक है। रिपब्लिक ही क्या करता है भाई? प्लेटो को अमर बना देता है। प्लेटो की न्याय संबंधी धारणा जो है हम लोग देखते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये जो रिपब्लिक है, रिपब्लिक का जो है एक उपशीर्षक कहा जाता है, रिपब्लिक का एक उपशीर्षक है न्याय मीमांसा। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि ये न्याय से ही संबंधित जो है इसको माना जाता है। तो रिपब्लिक का सबसे महत्वपूर्ण विषय क्या है भाई? न्याय की प्रकृति और उसके अधिवास की खोज। तो न्याय की प्रकृति क्या है और उसके अधिवास की खोज हम लोग कैसे करेंगे? तो रिपब्लिक का जो उपशीर्षक है वो किससे संबंधित रखा गया है भाई? वो न्याय से ही संबंधित जो है यहाँ पर रखा गया है। किससे संबंधित रखा गया है? न्याय से ही यहाँ पर संबंधित जो है वो रखा गया है। प्लेटो लिखता है कि जो सत्ता चाहते हैं उन्हें इसका मूल्य क्या करना होगा भाई? चुकाना पड़ेगा। तो प्लेटो का जो न्याय शब्द है उसका प्रयोग वैधानिक अर्थ में नहीं हुआ है, बल्कि किस अर्थ में हुआ है? नैतिक अर्थ में हुआ है। वैधानिक अर्थ मतलब कि ये कानूनी है, ठीक है, तो कानूनी रूप से नहीं हुआ है, नैतिक अर्थ में हुआ है। प्लेटो चाहता था कि लोग नैतिक रूप से अपनी जिम्मेदारी समझें और इसका पालन करें। कानून का जो है इनके डायरी में कानून शब्द का नाम ही नहीं था। वो तो लास्ट में जा कर के जब ये थक हार गए तो लॉज की स्थापना किए, वहाँ पर न्याय और कानून की जो है इन्होंने बात कर दिया, ठीक है। नहीं तो ये न्याय और कानून इनकी डायरी में था ही नहीं, ठीक है, खास करके कानून, न्याय नहीं, विधि और कानून। तो प्लेटो न्याय संबंधी धारणा का प्रतिपादन करने से पूर्व जितने भी जो तत्कालीन प्रचलित न्याय संबंधी धारणा होते हैं उनकी विवेचना करते हैं कि वर्तमान समय में कौन कौन सी धारणाएं चल रही हैं, और उन सभी धारणाओं का वो खंडन भी करते हैं। तो पहले आइए हम लोग देखते हैं कि जो परंपरावादी जो है, परंपरागत, ठीक है, हाँ, परंपरागत, तो परंपरागत जो विचारधारा थी, परंपरागत जो विचारवादी थे, उनके अनुसार न्याय क्या था? तो उस समय जो परंपरागत विचारवादी दो थे, एक थे सिप्लस महोदय, एक थे पॉलीमार्क्स महोदय। तो इन दोनों के अनुसार हम लोग देखते हैं पहले न्याय क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि सत्य बोलना और दूसरे के ऋण को चुका देना ही न्याय है। ये किसने कहा था? तो ये कहा था सिप्लस महोदय ने। सत्य बोलना और दूसरे के ऋण को चुका देना ही क्या है? न्याय है। पॉलीमार्कस भी जो है परंपरावादी विचारधारा के थे, और उन्होंने न्याय की परिभाषा कैसे दी थी? उन्होंने कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके प्रति उचित व्यवहार देना ही क्या है? न्याय है, ठीक है। यानी कि उचित शब्द की व्याख्या में आगे चल करके ये कहा गया कि क्या है कि न्याय एक कला है, कला चतुराई के साथ प्रयोग करने का नाम है, अतः मित्र के प्रति श्रेष्ठ और शत्रु के प्रति जो है घृणित व्यवहार करना ही क्या हो जाएगा? न्याय हो जाएगा। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखना है, सिप्लस महोदय ने क्या कहा था और पॉलीमार्कस महोदय ने क्या कहा था। बहुत ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे थ्रेसी मेकर्स आएंगे, यहाँ पर आप इसको था बना लेंगे।
थ्रेशी मेकर्स, ठीक है, थ्रेशी मेकर्स आएंगे जिसको हम कहते हैं उग्रवादी विचारधारा के, ठीक है। तो ये किस धारा के थे? उग्रवादी विचारधारा के थे थ्रेशी मेकर्स महोदय। तो थ्रेशी मेकर्स महोदय ने क्या कहा था कि शक्तिशाली का हित ही क्या है? न्याय है। शक्तिशाली का हित ही क्या है? न्याय है। वेरी इंपॉर्टेंट, सभी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे डायरेक्ट ये सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक। चलो उसके बाद ग्लाउकन महोदय आएंगे जो कि व्यवहारवादी, ठीक है, व्यवहारवादी विचारक थे। तो हमने आपको तीनों बता दिया, ठीक है, परंपरावादी और व्यवहारवादी और उग्रवादी। ये भी पूछा जाता है इनमें से कौन उग्रवादी थे, कौन व्यवहारवादी थे। ग्लाउकोन महोदय ने क्या कहा कि न्याय क्या है? भय का शिशु है। तो शक्तिशाली का हित साधन ही न्याय है और न्याय भय का शिशु है, ये ग्लाउकन महोदय ने कहा था। तो प्लेटो का आरोप है कि जो ये उपयुक्त सभी विद्वान हैं, आपने चारों विद्वानों को देखा, ये सभी क्या करते हैं? न्याय को बाह्य मानते हैं कि ये कोई बाहर की वस्तु है। लेकिन प्लेटो जो है, प्लेटो क्या मानते हैं कि न्याय को आत्मा की वस्तु यानी अंदर की वस्तु मानते हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। प्लेटो की धारणा थी कि जो मानवीय आत्मा है, मानवीय आत्मा में 3 तत्व निवास करते हैं। कौन कौन से? इंद्रिय, तृष्णा, शौर्य और बुद्धि, ठीक है, तृष्णा, शौर्य और बुद्धि। तो ये जो तृष्णा है, तृष्णा किस वाले में होता है आपको जो है पता होगा अगर आप पढ़े होंगे तो उसमें जो है मेन लोग थे, एक थे दार्शनिक, एक थे सैनिक और एक थे उत्पादक वर्ग। कौन कौन से थे? 3 वर्गों में जो है इन्होंने समाज को जो है डिवाइड किया था। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, एक थे दार्शनिक और एक थे सैनिक और एक थे उत्पादक वर्ग, 3 वर्गों में। तो जो दार्शनिक थे उनके पास क्या होती थी भाई? बुद्धि। और जो सैनिक होते थे उनके पास जाहिर सी बात है कि क्या होगी भाई? शौर्य, ठीक है, क्या होगी? शौर्य। और जो उत्पादक वर्ग होंगे उनके पास क्या होगी? वो होगी तृष्णा, ठीक है, वो होगी तृष्णा। तो दार्शनिक जो होते हैं उनके पास होती है बुद्धि, लेकिन वो इसका प्रयोग कैसे करेंगे? विवेक से करेंगे। कैसे करेंगे? विवेक से करेंगे। सैनिक के पास होती है शौर्य, लेकिन वो इसका प्रयोग साहस के साथ करेंगे, ठीक है, साहस के साथ करेंगे। और इनके पास होती है तृष्णा, लेकिन तृष्णा का प्रयोग भैया अगर संयम से नहीं करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। तो इनके पास होना चाहिए संयम। तो इन्होंने 3 वर्गों में जो है डिवाइड किया था समाज को, और इन्होंने बताया था कि मानवीय आत्मा के 3 गुण होते हैं। वो 3 पार्टों में जो है अपने समाज को डिवाइड करके वो बताया कि किस किस लोगों में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। तो प्लेटो की जो धारणा थी, अब हम लोग देखेंगे कि ये जो तीनों गुण हैं जब उचित अनुपात में मानव मस्तिष्क में विद्यमान रहते हैं तभी व्यक्ति न्याय का क्या कर सकता है? पालन कर सकता है, ठीक है। यानी ये जो तीनों गुण उन्होंने बताया, तृष्णा, शौर्य और बुद्धि, ये तीनों गुण जब विद्यमान रहेंगे तभी जो है क्या होती है? न्याय की स्थापना होती है, ठीक। चलो तो आगे जिन जिन लोगों ने बताया भाई न्याय क्या है, न्याय क्या है, तो उन सभी को जो है इन्होंने खंडन किया और इन्होंने 3 पार्टों में डिवाइड किया। और इन्होंने कहा भैया, क्या कहा कि जब संयम को क्या मिल जाए? साहस का साथ मिल जाए और विवेक क्या मिल जाए? मार्गदर्शन मिल जाए, वही क्या हो जाएगा यहाँ पर? वही यहाँ पर हो जाएगा न्याय। और उन्होंने कहा कि जो तीनों लोग हैं, दार्शनिक वर्ग, सैनिक वर्ग, उत्पादक वर्ग, ये अपना अलग अलग काम करें, ये किसी एक दूसरे के बीच में हस्तक्षेप ना करें, ये तीनों जो है एक दूसरे का साथ दें, सहयोग करें, तब जो है समाज में क्या हो जाती है? न्याय की स्थापना हो जाती है। और ये परिभाषा जो है किसके अनुसार दिया गया? तो प्लेटो के अनुसार। तो अगर प्लेटो के अनुसार पूछा जाए, प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है? तो समाज में भैया जो 3 वर्ग के लोग हैं ये जो है अपना अपना कर्तव्य का पालन करें और किसी एक दूसरे के बीच में हस्तक्षेप ना करें, वही क्या होता है? न्याय होता है। तो राज्य के संबंध में प्लेटो का विचार है कि राज्य क्या है? मानव मस्तिष्क का ही व्यापक रूप है। राज्य बबूल के वृक्ष अथवा चट्टान से नहीं निकलते, वरन उन लोगों के मस्तिष्क और चरित्र का परिणाम होते हैं जो उनमें निवास करते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया है कि राज्य बबूल के वृक्ष अथवा चट्टान से नहीं निकलते, वरन उन लोगों के मस्तिष्क और चरित्र का परिणाम होते हैं जो उसमें निवास करते हैं। ये किसने कहा था? तो ये प्लेटो महोदय ने कहा था।
चलिए अगला हम लोग देखते हैं प्लेटो की शिक्षा योजना के बारे में। तो प्लेटो ने ये जो कहा है, प्लेटो ने कहा है कि फिर वह अपने निश्चित स्थान में क्या करें भाई, जो तीनों लोग थे अभी जो आपको बताया कि तीनों लोग अपने अपने कर्तव्यों का पालन करें और दूसरे के कर्तव्यों में क्या करें, हस्तक्षेप ना करें, और इसका निवास स्थान अपना निश्चित कर्तव्य पूरा करने वाले प्रत्येक नागरिक के मन में होता है कि जो प्रत्येक नागरिक हैं अगर वो अपना कर्तव्य, निश्चित कर्तव्य जो है पूरा कर लेते हैं तो उनके मन में ही क्या करता है, न्याय निवास करता है। ठीक है, तो न्याय को कहीं खोजने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग देखते हैं प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत। तो रिपब्लिक जो है वो राजनीति शास्त्र का ग्रंथ नहीं बल्कि शिक्षा पर कभी भी लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। ये किसने कहा था, रूसो ने कहा था। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। प्लेटो ने शिक्षा पर अधिक बल दिया है। प्लेटो के अनुसार जो शिक्षा है वो क्या है, मानसिक व्याधि को दूर करने का मानसिक उपचार है। मानसिक व्याधि को दूर करने का मानसिक उपचार है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो प्लेटो की शिक्षा योजना हम लोग देख लेते हैं। तो जो शिक्षा होती है वो क्या होती है, व्यक्ति के जीवन की अनवरत प्रक्रिया है और व्यक्ति के शिक्षा की जो व्यवस्था है वो किसके द्वारा किया जाना चाहिए, राज्य के द्वारा ही किया जाना चाहिए। ये प्लेटो का मानना था। वेरी इंपॉर्टेंट है। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का क्या करना है भाई, विकास करना है। प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना को मुख्यतः दो भागों में बांटा है। एक है प्रारंभिक शिक्षा और दूसरा है उच्च शिक्षा। तो जो प्रारंभिक शिक्षा है वो सभी बच्चों के लिए अनिवार्य रखी गई है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इन्होंने दो टाइप की जो शिक्षा का डिवाइडेशन किया है। तो ये जो प्रारंभिक है इसको अनिवार्य रखा गया है 6 से 20 वर्ष के लिए। तो इस जो शिक्षा का उद्देश्य है वो क्या है भाई, भावनाओं और संवेगों को संतुलित करके क्या करना, चरित्र का निर्माण करना। ये जो प्रारंभिक शिक्षा है। 18 वर्ष की आयु तक शिक्षा पाठ्यक्रम में दो प्रमुख विषय होंगे। कौन कौन से होंगे भाई, एक होगा व्यायाम और एक होगा संगीत। तो व्यायाम क्या करेगा, व्यायाम व्यक्ति को शारीरिक रूप से मजबूत बनाएगा। और जो संगीत होगा, संगीत जो होगा वो उनमें सृजनात्मक जो है विकास करेगा। कौन सा, सृजनात्मक विकास करेगा। ठीक है, हाँ। तो व्यायाम का जो अर्थ है वो केवल शारीरिक कसरत करते ही नहीं है वरन पूर्ण शारीरिक विकास के साथ साथ जो सहिष्णुता है यानी सहन करने की क्षमता, साहस है, वीरता है और मानसिक गुण है, उन सबको विकसित करना है। और साथ साथ में चारित्रिक विकास का मार्ग भी यहाँ पर आगे प्रशस्त करते जाना है। तो 18 वर्ष की आयु तक व्यायाम करेंगे और संगीत की शिक्षा लेंगे। उसके बाद 18 से 20 वर्ष तक की आयु में साहस, आत्मनियंत्रण, अनुशासन की प्रवृत्ति बढ़ाने के लिए क्या होगी, यहाँ पर सैनिक शिक्षा होगी। तो आगे जो दूसरा टाइप है वो उच्च शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था के तो सभी के लिए कर दी गई है, लेकिन जो उच्च शिक्षा है वो केवल कुछ लोगों के लिए ही की गई है। और किसके लिए, प्रतिभा संपन्न व्यक्तियों के लिए। किसके लिए, प्रतिभा संपन्न व्यक्तियों के लिए, या फिर वो कहें संरक्षक वर्ग के लिए। और संरक्षक वर्ग में संरक्षक वर्ग और इसको एक नाम से और जानते हैं अभिभावक वर्ग। ठीक है, किस नाम से, अभिभावक वर्ग। तो संरक्षक वर्ग और अभिभावक वर्ग में कौन कौन से आते हैं, वो आते हैं कौन कौन से, जो ऊपर के मैंने दो आपको बताया था। कौन, दार्शनिक और सैनिक। ठीक है, कौन कौन से, दार्शनिक और सैनिक। तो 20 वर्ष की जो आयु है, 20 वर्ष की आयु तक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान किए जाने के पश्चात बौद्धिक और क्रियात्मक परीक्षा लिया जाएगा। तो इसमें जो पास हो गए वो आगे उच्च शिक्षा ग्रहण करेंगे और जो फेल हो गए उनको क्या किया जाएगा, सैनिक और उत्पादक वर्ग का निर्माण करेंगे, उनको सैनिक बना दिया जाएगा। यह कहा दिया जाएगा कि जाओ उत्पादन का कार्य करो। तो वो कृषक हो गए, मजदूर हो गए, व्यापारी हो गए, शिल्पी हो गए। तो इन सब के रूप में वो काम करेंगे। कौन, जो फेल हो जाएंगे। और जो पास हो जाएंगे वही जो है उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अधिकारी होंगे और वही आगे उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे। तो ये जो शिक्षा है वो राज्य के शासक या संरक्षक वर्ग के लिए ही है। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों ही भाग जो है लेंगे। और इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत क्या क्या पढ़ाया जाएगा, गणित पढ़ाया जाएगा, नीति शास्त्र पढ़ाया जाएगा, ज्योतिषी पढ़ाया जाएगा और दर्शन शास्त्र पढ़ाया जाएगा। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए अब क्या होगा, फाइनली जो 10 वर्ष की उच्च शिक्षा होगी, 10 वर्ष की उच्च शिक्षा के बाद में फिर 30 वर्ष की आयु में क्या होगा, परीक्षा होगी, जिसमें जो असफल हो जाएंगे वो राज्य के साधारण अधिकारी होंगे और जो सफल हो जाएंगे वो फिर आगे 5 वर्ष तक गणित पढ़ेंगे, दर्शन पढ़ेंगे,
तर्क पढ़ेंगे और न्याय की विशेष शिक्षा जो है वो लेंगे। तो 5 वर्ष की इस शिक्षा में उनको द्वंद्व सिखाया जाएगा और दर्शन, तो द्वंद्व और दर्शन पर विशेष बल दिया जाएगा। लेकिन 35 वर्ष तक की यह शिक्षा क्या होगी, अपूर्ण होगी। क्यों? क्योंकि इसके अंतर्गत व्यक्तियों को सांसारिक स्थिति और व्यवहारिक जो अनुभव है वो प्राप्त नहीं होगा। तो इसके लिए प्लेटो ने क्या किया है, इसके लिए प्लेटो ने कहा कि भाई अगले 15 वर्षों तक आप क्या करो कि व्यवहारिक शिक्षा प्राप्त करो। व्यवहारिक शिक्षा कैसे प्राप्त करो, जाओ समाज में घूमो टहलो और कुछ दायित्व संभालो जिससे कि व्यवहारिक शिक्षा आपको प्राप्त हो। तो इस प्रकार 50 वर्ष की आयु तक जीवन की सभी परीक्षाओं में जो खरे उतरेंगे वही क्या होंगे, दार्शनिक होंगे, और वही दार्शनिक प्लेटो की सम्मति में शासक बनने के अधिकारी होंगे। तो 50 वर्ष तक भैया पढ़ो, और 50 वर्ष में अगर जो सारे जो पड़ाव हैं वो आप पार करते चले गए तभी जो है आप दार्शनिक राजा बन सकते हैं। तो शासक बनने के जो उपरांत राजा होगा, इतनी मेहनत करने के बाद में वो कानून द्वारा नियंत्रित नहीं होगा। वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि क्या प्लेटो का दार्शनिक राजा कानून के अंतर्गत है, कानून द्वारा नियंत्रित है? तो बिल्कुल नहीं नियंत्रित है भैया। 50 साल तक पढ़ने के बाद, रगड़ने के बाद अगर वो पहुंचा है तो फिर वो कानून द्वारा नियंत्रित नहीं होगा, वो कानून से ऊपर होगा और उसका आदेश जो होगा वही कानून बन जाएगा। ठीक है, उसका जो आदेश होगा वही कानून बन जाएगा। तो प्लेटो ने दार्शनिक राजा का जो सिद्धांत है वो प्रतिपादित किया था। प्लेटो का साम्यवाद कार्य विशेषीकरण पर आधारित है। प्लेटो आगे साम्यवाद देंगे, ठीक है, परिवार और स्त्री और धन संबंधी, परिवार और संपत्ति संबंधी जो उनका साम्यवाद का विचार है आगे हम लोग पढ़ेंगे, वो कार्य विशेषीकरण पर आधारित है। कार्य विशेषीकरण, ठीक है, यानी कि जो कार्य है वो विशेष तरीके से आदमी करेगा। कब? जब उसके पास भाई स्त्री और संपत्ति नहीं होगी, मोदी और योगी के जैसा। तो प्लेटो ने कहा था कि जब तक शासक जो है दार्शनिक व दार्शनिक शासक नहीं होंगे, राज्य की बुराइयों का यहाँ पर अंत नहीं होने वाला है। अब हम लोग देखते हैं प्लेटो का साम्यवाद। तो आदर्श राज्य में न्याय की प्राप्ति के लिए प्लेटो ने 2 तत्व बताए हैं। कौन कौन से बताए हैं भैया? 2 ठो बातें। तो वो है, पहला कि राज्य द्वारा नियंत्रित सुनियोजित शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए, और दूसरा कहे हैं कि साम्यवादी सामाजिक व्यवस्था होनी चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें हैं तभी आदर्श राज्य में न्याय की प्राप्ति हो सकती है। तो व्यक्ति, परिवार और जो संपत्ति है उसके आकर्षण में फंस करके निजी स्वार्थ को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सामाजिक जीवन के प्रति जो कर्तव्य होते हैं उसकी अवहेलना कर सकते हैं। कौन? शासक। तो साम्यवाद के बिना क्या हो जाता है, विवेक निष्क्रिय हो जाता है और क्षुधा रक्षक भेड़िया बना सकती है। तो प्लेटो का जो साम्यवाद है वो केवल अभिभावक वर्ग के लिए है। अभिभावक वर्ग आपको पीछे बताया गया कौन आते हैं, शासक वर्ग और सैनिक वर्ग। अभिभावक वर्ग के मार्ग में आने वाली इन बाधाओं को पहले ही दूर करना चाहता है, इसीलिए अभिभावक वर्ग के लिए नवीन सामाजिक व्यवस्था का क्या देता है, वो सुझाव देता है कि भैया उनको परिवार नहीं रखना है, उनको संपत्ति नहीं रखना है। तो गांधी जी ने भी वर्ण व्यवस्था यानी कि जो वर्ग व्यवस्था था उसके अंतर्गत ही राम राज्य की कल्पना की थी। तो प्लेटो की जो अध्ययन पद्धति है वो किस प्रकार की है भाई? आदर्शवादी है और निगमनात्मक है। दोनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वेरी इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट। क्योंकि अभी जो इनका शिष्य आएगा ना तो इनकी बहुत बुराई करता है, पैर पकड़ के खींचता है और वो कहता है भैया इतना आदर्श ना बन जाओ कि ये संभव ही ना हो, थोड़ा बहुत यथार्थ में भी चलना जो है ज़रूरी है गुरुजी। तो वो यथार्थ में आ जाता है और इनकी जो पद्धति निगमनात्मक है वो इसको छोड़ करके कहता है हम तो आगमनात्मक पद्धति की तरफ चलेंगे। तो इनका शिष्य जो है बिल्कुल इनके उल्टे में करेगा। अभी हम लोग अगले में पढ़ेंगे। अगला हम लोग देखते हैं कि परिवार विषयक या स्त्रियों का साम्यवाद, ये देखते हैं। तो अभिभावक वर्ग के लिए जो निजी संपत्ति है उसका निषेध, यानी निजी संपत्ति नहीं रख सकते। साथ साथ में प्लेटो ने इन्हें परिवार से भी वंचित कर दिया भैया कि तुम परिवार भी नहीं रख सकते हैं। प्लेटो का विचार है कि अभिभावक वर्ग कुशलतापूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें, इसीलिए उन्हें संपत्ति के मोह के साथ साथ परिवार और स्त्रियों के मोह से भी मुक्त कर दिया जाना चाहिए।
तो प्लेटो ने अपनी इस योजना के पक्ष में कई सारी युक्तियां भी दी हैं, हम उसको जरूर जान लेते हैं। अभिभावक वर्ग को परिवार मोह से मुक्त करना है कि परिवार मोह उनके पास ना रहे। राज्य में एकता स्थापित करने हेतु नारियों की मुक्ति और उनके समानाधिकार की भी जो है वो मतलब समर्थन करता है। प्लेटो कहता है कि परिवार एक ऐसा स्थान है जहां मनुष्य की प्रतिभा का हनन होता है। पत्नी की मानसिक शक्ति चौके चूल्हे में क्या हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। तो नारियों की मुक्ति और उनको जो है समान अधिकार मिले, उनके पक्ष में ये यहाँ पर प्लेटो बहुत अच्छी बात लिखता है। ठीक है, और ये वेरी 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 इम्पोर्टेंट बात भी है कि ये किसने कहा था। ठीक है, कि परिवार एक ऐसा स्थान है जहाँ पर मनुष्य की प्रतिभा का हनन होता है और पत्नी की मानसिक शक्ति चौके चूल्हे में बर्बाद हो जाती है। तो इसलिए भैया मनुष्य की प्रतिभा का हनन भी ना हो और पत्नी की मानसिक शक्ति चौके चूल्हे में भी बर्बाद ना हो, वो भी आगे बढ़े और वो भी जो है अच्छे अच्छे पद को प्राप्त करे और शासक महोदय भी फ्री रहें, अपना जो है कर्तव्य पालन अच्छे तरीके से करें। इसीलिए ना ही संपत्ति रखो और ना ही परिवार रखो। ठीक है, तो ये सब प्लेटो महोदय को मानना था। श्रेष्ठ संतति की प्राप्ति श्रेष्ठ नर और श्रेष्ठ मादा के संसर्ग द्वारा मानव नस्ल को सुधारा जा सके, ठीक है, या सुधारा जाए, ऐसा जो है प्लेटो महोदय का मानना था। अब उनके चेले महोदय आएंगे अरस्तु और इनकी आलोचना करते हुए कहेंगे कि प्लेटोवादी पुत्र होने की अपेक्षा तो निकट संबंधी होना कहीं अधिक उत्तम है। क्योंकि प्लेटो महोदय ने कहा कि भैया परिवार नहीं होना चाहिए, स्त्री नहीं होना चाहिए, और बाद में ये जब लॉज की स्थापना करेंगे, ठीक है, तो उसमें कहेंगे ठीक है परिवार भी रख लो और जो है पुत्र भी प्राप्त कर लो, संपत्ति भी प्राप्त कर लो, लेकिन जो तुम्हारे स्त्री होगी या जो तुम्हारे बच्चे होंगे, तुम्हारे परिवार होंगे, वो सबके होंगे। ठीक है, तुम्हारे ही नहीं होंगे। और तुम जो है क्या करोगे कि खुली सभा में ओपन रूप से ये नहीं स्वीकार करोगे कि ये मेरा पुत्र है, ठीक है, ये मेरा परिवार है। जो तुम्हारी संपत्ति होगी उसका तुम अपने लिए नहीं प्रयोग कर सकते हो, ठीक है, अपने लिए नहीं प्रयोग कर सकते, उसका सार्वजनिक रूप से प्रयोग करना है। ठीक है, सार्वजनिक रूप से प्रयोग करना है। तो इसीलिए कहता है अरस्तु, इसीलिए कहते हैं अरस्तु महोदय, ठीक है, कि जो है प्लेटोवादी पुत्र होने से कहीं अच्छा है भैया कि निकट संबंधी का ही पुत्र बन जाओ, क्योंकि वो बनने में ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि अगर प्लेटोवादी पुत्र हो गए तो पहचानेगा ही नहीं कि तुम मेरे बेटे हो, दूर रहो। तो प्लेटो का जो साम्यवाद है, आधुनिक साम्यवाद, दोनों व्यक्ति की तुलना में क्या करता है, राज्य और समाज को महत्व देता है। व्यक्ति की तुलना में यहाँ पर देख लिए होंगे कि व्यक्ति का महत्व कितना है, तो राज्य और समाज दोनों को महत्व देता है। प्लेटो के आदर्श राज्य की संरचना में 3 वर्ग अर्थात शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग का समावेश है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है कि 3 वर्ग कौन कौन से हैं। प्लेटो के अनुसार जो आदर्श राज्य है उसका प्रथम विकृत स्वरूप क्या है, सम्मान तंत्र है। कौन सा तंत्र है, सम्मान तंत्र। तो प्लेटो ने आदर्श राज्य के कौन से तत्व बताए हैं भैया, 4 तत्व। तो 3 तत्व तो हम लोग जानते हैं, कौन कौन सा, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग, उत्पादक वर्ग। अगला जो चौथा तत्व इन्होंने शामिल किया वो है न्याय। ठीक है, न्याय कि जब ये तीनों लोग अपने अपने कर्तव्य का पालन करेंगे और किसी दूसरे के बीच में टांग नहीं अड़ाएंगे तो उस समाज में क्या होगी, न्याय की स्थापना हो जाएगी। और उन्होंने इसको चौथा तत्व बता दिया। अब इन महोदय ने क्या किया कि जो अपना आदर्श राज्य का और आदर्श शासक का अपना जब सारा ब्यौरा दिया, सारी चीज़ें समझाया, तो सिसिली की राजधानी थी सिराक्यूज, उसके शासक थे डायोनोसिस, ठीक है, डायोनोसिस। तो इन महोदय ने कहा कि भैया तुम्हारी आदर्श राज्य, आदर्श राजा वाला व्यवस्था तो सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है। अब ऐसा करो कि आओ और हमारे राज्य को आदर्श राज्य बना दो और हमें आदर्श शासक बना दो। ठीक है,
बड़ा अच्छा लग रहा है। तो ये प्लेटो महोदय जो है वहाँ पर गए। प्लेटो महोदय जब गए तो ये था तानाशाह, ठीक है, डायनोसिस, ठीक है, तानाशाह, वहाँ पे तानाशाही व्यवस्था चलती थी। तो जब प्लेटो महोदय ने सारी चीज़ें अपनी समझाई कि भैया हमारा आदर्श शासक जो होगा ऐसे ऐसे होगा, अपनी परिवार नहीं रख पाएगा, संपत्ति नहीं रख पाएगा, पुत्र को पहचान नहीं पाएगा, फिर 50 साल तक पढ़ना, मतलब सॉरी 50 साल तक उसे पढ़ना होगा, ये सारे त्याग करने होंगे, और इतनी सारी त्याग करने के बाद में परिवार, स्त्री, संपत्ति कुछ नहीं। तो उसको आ गई भैया गुस्सा, और जो उसको गुस्सा आ गई तो प्लेटो महोदय को दास बना दिया, दास बना करके वहाँ बेच दिया, ठीक है, बेच दिया। चलो बहुत बताए तुम। अब क्या हुआ कि प्लेटो महोदय का एक था मित्र, तो उस मित्र ने जाकर के इनको पुनः जो है खरीद लिया और दासत्व से यहाँ पर मुक्त कर दिया। तो थके हारे बेचारे सोचे कि अब हमारा आदर्श राज्य और राजा का कॉन्सेप्ट बहुत हुआ, ये जो है वास्तविक जीवन में भैया संभव नहीं है। अब जा कर के इन्होंने अंतिम क्षणों में लॉज की स्थापना की, जिसे कहा जाता है कानून का शासन। अभी तक ये कानून को नहीं मानते थे, ठीक है, आदर्श राजा, आदर्श राजा, आदर्श राजा बहुत बड़ा होगा, वही जो बोल देगा वही कानून होगा, कानून माने कुछ नहीं होता है। अब ये समझ गए कि भैया हमारा आदर्श जो राजा है या आदर्श राज्य है वो बनने से रह गया। तो थक हार करके जाते जाते कुछ ऐसी चीज़ें दे जाओ जो कि काम करें। तो लॉज की जो है इन्होंने रचना की, जिसमें कानून के शासन को स्वीकार किया। तो अब पीछे जितनी चीज़ें इन्होंने आदर्शवादी रूप में व्यक्त की थी, वो धीरे धीरे थोड़ी सी यथार्थवादी के रूप में ये यहाँ पर पकड़ा देंगे, बाकी चीज़ें कुछ नहीं है। तो आइए हम लोग देखते हैं। प्लेटो जो है कानून की महत्ता को स्वीकार करते हुए कहता है कि कानून विहीन व्यक्ति सर्वाधिक भयानक पशुओं में कोई अंतर नहीं होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, कानून विहीन व्यक्ति और सर्वाधिक भयानक पशुओं में कोई अंतर नहीं होता, ये किसने कहा था? प्लेटो महोदय ने। यदि एक कुशल शासक का उदय हो जाए तो फिर व्यक्तियों के कानून द्वारा शासित होने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि कोई भी कानून या आदेश ज्ञान से महान नहीं हो सकता है। कानून का शासन मान रहे हैं लेकिन अभी भी इनकी अकड़ गई नहीं है। ये सोच रहे हैं कि अगर एक कुशल शासक का उदय हो जाए तो हो कहाँ रहा है, वही तो दिक्कत है, ठीक है। लेकिन चलो, इस संबंध में लॉर्ड एक्टन महोदय का कथन है कि शक्ति मनुष्य को क्या कर देती है भैया? भ्रष्ट बना देती है, और पूर्ण शक्ति क्या करती है? पूर्ण भ्रष्ट बना देती है। इसलिए हे प्लेटो महोदय, जो तुम्हारा आदर्श शासक होगा, जिसको तुम सारी शक्तियां दे दोगे, जिसका आदेश ही कानून होगा, उसके पास जब शक्ति आ जाएगी तो जाहिर सी बात है कि मनुष्य का लक्षण है कि अगर उसके पास शक्ति आती है तो भ्रष्ट हो जाएगा। तब क्या करोगे? और पूरी शक्ति उसके पास आ जाएगी तो पूर्ण रूप से भ्रष्ट हो जाएगा। तब प्लेटो महोदय क्या करोगे आप, ठीक है। ये किसने कहा था? लॉर्ड एक्टन महोदय ने कहा था। आगे हम लोग देखते हैं लॉज की जो राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था है उसके बारे में। तो राज्य की जो जनसंख्या होगी वो क्या होगी भैया? 5040 होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्लेटो महोदय बता रहे हैं कि इनका जो राज्य होना चाहिए वो 5040 होना चाहिए। राज्य में कितने वर्ग बताए हैं? 12 वर्ग बताए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, राज्य में कुल 12 समितियां भी होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 12 समितियां होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखना है, सारी चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है। जिसमें से प्रत्येक द्वारा क्या किया जाएगा कि वर्ष में 1 माह के लिए शासन का कार्य जो है किया जाएगा। प्लेटो को जो दार्शनिक राजा का संबंध में कार्ल पॉपर महोदय ने, कार्ल पॉपर वेरी इंपॉर्टेंट है, इन्होंने आलोचना करते हुए कहा है कि दार्शनिक राजा प्लेटो स्वयं है और रिपब्लिक स्वयं प्लेटो को राजा बनाने की दावेदारी है, ठीक है। क्योंकि ऐसी चीज़ें लिख दिए हैं कि वो दूसरे में तो नहीं हो सकता है। वो अब प्लेटो ही जो है दार्शनिक राजा हैं और रिपब्लिक जो है प्लेटो को ही राजा बना दे, क्योंकि उन्होंने जो जो चीज़ें कह दी हैं वो दूसरे में संभव नहीं है, तो क्यों ना अपने पे ट्राई करें, समझ गए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। तो फाइनली जो है इन्होंने क्या किया कि जो है
कानून को मान लिया। अब जो है जो काम आदर्श राजा को करना था, जो काम आदर्श राजा को करना था, चूंकि अब ये मिला नहीं, फाइनली अब वो काम कौन करेगा, कानून करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। जनसंख्या 5040 होनी चाहिए और इन्होंने कहा था कि राज्य जो है व्यक्ति का ही जो है मतलब विकसित रूप है, व्यक्ति का विकसित रूप है। ठीक है, और अरस्तु महोदय ने क्या कहा था, परिवार का विकसित रूप है। ठीक, तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। अगर ये दोनों चीज़ें आप जान गए तो बाकी और कुछ नहीं होगा। ठीक है, शासन प्रणालियों का जो वर्णन किया था मैंने आपको पीछे बताया था, शासन प्रणालियों का वर्णन जो है इसने प्लेटो महोदय ने किया था। उत्तम शासन इन्होंने किसको माना है, उत्तम शासन इन्होंने राजतंत्र को माना है। ठीक है, राजतंत्र को माना है। और सबसे निकृष्ट शासन किसको माना है, लोकतंत्र को माना है। क्योंकि भैया जो इनके गुरु महोदय थे सुकरात, सुकरात भी लोकतंत्र की बुराई करते ही रहते थे, तो उनका शिष्य जो होगा वो भी लोकतंत्र का विरोधी होगा। और राजतंत्र को ये लोग अच्छा मानते थे। और अच्छा मानने के पीछे जो उसमें सामाजिक और जो उसमें की घटनाएं होती हैं वो भी महत्वपूर्ण होती हैं। उसमें हम लोग देखेंगे, उसमें बगल में था स्पार्टा, तो स्पार्टा में था राजतंत्र, तो वो भाई बहुत अच्छा था। और इनका जो यूनान था, एथेंस, उस समय उसमें लोकतंत्र चलता था, जो कि बहुत बुरी कंडीशन थी। तो इन लोगों का मानना था भाई जो लोकतंत्र होता है ना, लोकतंत्र वो भीड़ तंत्र होता है। कोई भी व्यक्ति जो कुशल वक्ता हो, जितना झूठ बोल सकता है, जितना गद्दारी कर सकता है, वही जो है लोकतंत्र का राजा बन जाता है और वही जो है शासन चला लेता है। उसके अंदर कोई गुण नहीं होता है, कोई वो नहीं होती, बिल्कुल अज्ञान से भरा, बस खाली बोलने आता हो और लुभावनी बातें करके जनता को बेवकूफ़ बनाना आता हो, वही जो है शासक बन बैठता है और वो पूरा का पूरा व्यर्थ कर देता है। इसीलिए ये सुकरात और ये जो प्लेटो महोदय थे, दोनों लोग ये लोकतंत्र को बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानते थे भाई। चलिए, फिलहाल प्लेटो के बारे में हम लोगों ने बहुत सारी बातें कर ली हैं, बहुत सारी बातें कर ली हैं। अगर कुछ भी बातें छूट रही हैं तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्लास अच्छा लगा हो तो वो भी आप कमेंट करके बताइए। कुछ भी यहाँ से हमें नहीं लगता कि आपका छूट रहा होगा। आप लोगों ने इतने अच्छे से ध्यान से अगर सारी चीज़ें सुन ली होंगी तो प्लेटो आप लोगों को बिल्कुल तैयार हो गया होगा। तो कैसा रहा क्लास, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इनके शिष्य अरस्तु के साथ में। तब तक के लिए आप सभी अपनी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से बनाए रखिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।